एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास यानी दिल्ली सल्तनत के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे और यह सारे क्वेश्चंस यानी प्रश्न उत्तर प्रदेश RO और उत्तर प्रदेश PCS के प्री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न हम लोग तैयार किए हैं और सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं और बार बार आते भी हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है। आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं और बिना रुके इस सेशन का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन है, जजिया कर सर्वप्रथम भारत के किन क्षेत्रों में लगाया गया? तो जजिया कर भारत के किन क्षेत्रों में लगाया गया? ऑप्शन ए है सिंध, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर होगा ए, सिंध के क्षेत्रों में लगाया गया। क्यों इसलिए लगाया गया सिंध के क्षेत्रों में? क्योंकि सिंध का जो क्षेत्र था, ये सिंध का जो क्षेत्र है, इन्हीं क्षेत्रों पर अरबों का फर्स्ट आक्रमण हुआ और 712-13 ईस्वी में 712/13 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, तो यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ? तो 712 और 13 ईस्वी में हुआ। सिंध के 712 में हुआ था, 13 तक सिंध के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। तो सिंध के क्षेत्रों पर अरबों द्वारा अधिकार किया गया, तो इन्हीं क्षेत्रों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया गया। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इस्लामिक कानून सबसे पहले किन क्षेत्रों में इम्प्लीमेंट किया गया? तो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, अब यह नॉर्थ हो गया, यह साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट, पश्चिम, ओके, यानी यह है पूर्व और यह हो गया पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर सबसे पहले लगाया गया और स्पेशली स्थान जो है सिंध। और जजिया कर कैसा कर था, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह गैर मुस्लिम कर था। गैर मुस्लिम से मतलब यह है कि इस्लाम धर्म के लोगों को छोड़ करके अन्य सभी लोगों पर लगाया गया था। जैसे हिंदू कह लीजिए, अन्य ट्राइबल जनजाति कह लीजिए, मतलब इस्लाम धर्म को छोड़ करके यह हिंदुओं पर, अब यहाँ सिंध के क्षेत्र में स्पेशली हिंदू ही रहते थे, भारतीय क्षेत्र में हिंदू ही रहते थे, तो इसलिए यह मुख्य रूप से अरब के लोगों के द्वारा या मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया, तो हिंदुओं पर ही लगाया गया था। और यह जजिया कर एक तरह से देखा जाए तो इस कर को किन लोगों से वसूल नहीं किया जाता था? जो लोग इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते थे। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जजिया कर इसलिए लगाया जाता था या इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जजिया कर लगाया जाता था। ओके, तो इस 3-4 प्रकार के प्रश्न क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, सभी पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ओके, अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन ए है 710 ईस्वी, ऑप्शन बी 711 ईस्वी, ऑप्शन सी 713 ईस्वी, ऑप्शन डी 720 ईस्वी। इसका सही आंसर है सी, 713 ईस्वी। ओके, अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए हैं कि 712-13 में, तो 712 नहीं है, इसलिए 713 में अधिकार कर लिया। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा था, यानी सिंध का राजा कौन था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दाहिर, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन सी जयपाल, ऑप्शन डी आनंदपाल। इसका सही आंसर होगा ए, राजा दाहिर था और इनकी राजधानी ब्राह्मणाबाद थी। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद का लेखक कौन था? ऑप्शन ए है अलबेरूनी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी हसन निजामी एंड ऑप्शन डी इब्न बतूता। इसका सही आंसर होगा ए, अलबेरूनी था। ओके, अलबेरूनी था। और यह भी अगला प्रश्न है, आगे भी क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अलबेरूनी महमूद गजनवी के दरबार में था। ओके, यानी महमूद गजनवी के साथ यह भारत भी आया था और भारत आकर के संस्कृत का भी अध्ययन किया था, यानी भारतीय धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन किया, भारतीय धर्म ग्रंथों में पुराण इत्यादि का भी अध्ययन किया काशी में जाकर। ओके, और इसके बाद अमीर खुसरो जो है, यह भी इम्पॉर्टेंट है, यह सबसे अधिक दिल्ली सल्तनत के शासकों के शासन काल में रहा
लगभग 7 सुल्तानों का यह शासनकाल देखा था और सबसे अधिक यह अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी राजवंश कह लीजिए या अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में था और इसने कई पुस्तकों की रचनाएं की। ओके, या कई ग्रंथों की इसने रचना किया। इसके बाद ऑप्शन डी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इब्न बतूता यह विदेशी था। ओके, यह विदेशी था, मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को जो आपका पड़ता है वह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, यानी अफ्रीका महाद्वीप में एक मोरक्को देश है। वहाँ से यह भारत आया था और भारत आया तो किसके समय में आया था, यह भी आपसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ओके, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, यानी तुगलक रूलर यानी शासक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था और 1333-34 में आया था। ओके, तो 1333 में यह भारत आया था और यह काजी के पद पर भी नियुक्त रहा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। ऑप्शन ए है महमूद गजनवी, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी एल्दौज एंड ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही आंसर ए होगा, क्योंकि प्रथम तुर्क महमूद गजनवी था और भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था, 1001 ईस्वी में किया था और हिंदू राजा जयपाल पर। आगे क्वेश्चन भी होगा, हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, चचनामा। चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सिंध, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही आंसर होगा ए, सिंध के क्षेत्रों के बारे में इस चचनामा नामक ग्रंथ से वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, फतहनामा ग्रंथ का संबंध है। फतहनामा ग्रंथ का संबंध किससे है? अरबों के विजय से। ऑप्शन बी कह रहा है महमूद गजनवी के सोमनाथ के आक्रमण से, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमण से, ऑप्शन डी बलबन की नीतियों से। इसका सही आंसर ए होगा, अरबों की सिंध विजय से। अगला प्रश्न है, भारत वर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता था। ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी सुबुक्तगीन और आंसर ऑप्शन डी है मोहम्मद गोरी। तो यहाँ पर कह रहा है भारत वर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगर तुर्क कहता तब महमूद गजनवी होता। ओके, तो मोहम्मद बिन कासिम 712/13 ईस्वी में सिंध के पर यानी भारत पर आक्रमण किया था। ओके, इसका सही आंसर ये होगा। अगला प्रश्न है, सिंध पर अरबों के अधिकार के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर, ओके, भूमि कर कहलाता था। ऑप्शन ए है खराज, ऑप्शन बी जजिया, ऑप्शन सी सदका, ऑप्शन डी वक्फ। इसका सही आंसर होगा ए, भूमि कर को खराज कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कौन विद्वान महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? ऑप्शन ए है अलबरूनी, ऑप्शन बी अल मसूदी, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी इब्न बतूता। इसका सही आंसर ए होगा अलबरूनी। महमूद गजनवी के साथ भारत अलबरूनी आया था, अल मसूदी नहीं था। अमीर खुसरो का जन्म भारत में ही हुआ था, उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में हुआ था। इब्न बतूता यह विदेशी था, मोरक्को का, लेकिन यह 14वीं शताब्दी में आया था, तुगलक काल में। अभी ऊपर के प्रश्नों में हम लोगों ने डिस्कस किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है, किसने एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ऑप्शन ए है महमूद गजनवी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी शेर शाह एंड ऑप्शन डी अकबर। इसका सही आंसर होगा ए, महमूद गजनवी। ओके, महमूद गजनवी ने जो चांदी के सिक्के निर्गत किए उस पर संस्कृत मुद्रा लेख में उसका नाम अबैक्त मुहम्मद अंकित था। ओके,
अगला प्रश्न है, शाही वंश का पहला शासक कौन था जो महमूद गजनवी से पराजित हो गया? तो शाही वंश का फर्स्ट रूलर कौन था? ऑप्शन ए है जयपाल, ऑप्शन बी आनंदपाल, ऑप्शन सी भीम, ऑप्शन डी विद्याधर। इसका सही आंसर ए होगा जयपाल। जयपाल को महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में आक्रमण कर यह शाही वंश का पहला शासक था और काबुल की सीमा तक इनका साम्राज्य था जयपाल का। जयपाल पराजित हो गए और अपमानजनक संधि किए थे और फिर अपमानजनक संधि करने के कारण यह अपनी बहुत इंसल्ट समझे, बेइज्जती समझे और फिर जिसके कारण इन्होंने आत्मदाह कर लिया, यानी आग प्रज्वलित करके उसमें जल करके मर गए, जिसे आत्मदाह कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया? अभी हम लोग ऊपर के प्रश्नों में डिस्कस किए हैं। राजा जयपाल, राजा भीम, ऑप्शन सी राजा आनंदपाल एंड राजा, ऑप्शन डी राजा त्रिलोचन पाल। इसका सही आंसर ए होगा राजा जयपाल। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शाही राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए उद्भांडपुर, ऑप्शन बी पेशावर, ऑप्शन सी काबुल एंड ऑप्शन डी अटक। इसका सही आंसर ए होगा उद्भांडपुर था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सबसे पहले किस भारतीय राजा को पराजित किया? ऑप्शन ए है जयपाल, ऑप्शन बी है आनंदपाल, ऑप्शन सी भीम, ऑप्शन डी त्रिलोचन पाल। इसका सही आंसर ए होगा, ऊपर के प्रश्नों में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था? ऑप्शन ए है अलबरूनी, ऑप्शन बी हसन निजामी, ऑप्शन सी जियाउद्दीन बर्नी एंड ऑप्शन डी मिनहाज उस शिराज। इसका सही आंसर होगा ए अलबरूनी। अभी हम लोग ऊपर के प्रश्नों में डिस्कस किए और अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19 और ऑप्शन डी 20। इसका सही आंसर होगा ए। ओके, और महमूद गजनवी ने कुल भारत पर 17 बार आक्रमण किया और एक विद्वान है हेनरी इलियट साहब, हेनरी इलियट साहब ने कुल 17 आक्रमण के वर्ष वाइज इन्होंने स्टडी किया है या फिर साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, महान कवि फिरदौसी किसके दरबार में रहता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी एंड ऑप्शन डी राजा सोलोमन। इसका सही आंसर ए होगा महमूद गजनवी। महान कवि फिरदौसी जो शाहनामा, आगे हम लोग देखा भी जाएगा कि इसने शाहनामा नामक ग्रंथ या पुस्तक की रचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो शाहनामा नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी और महमूद गजनवी के दरबार में यह रहता था यह विद्वान। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भेरा पर कब आक्रमण किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ऑप्शन ए है 1003 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1004 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1006 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1008 ईस्वी में। इसका सही आंसर ए होगा 1003 ईस्वी में। और भेरा झेलम नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। भेरा नामक जो प्लेस है, स्थान है। ओके, झेलम रिवर के बाएं तरफ स्थित है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का क्रम था, क्या क्रम था? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है भेरा, भेरा के बाद मुल्तान, मथुरा, कन्नौज। ओके, ऑप्शन बी कह रहा है मथुरा, भेरा, मुल्तान, कन्नौज। ऑप्शन सी है कन्नौज, भेरा, मथुरा, मुल्तान। ऑप्शन डी है मुल्तान, कन्नौज, भेरा, मथुरा।
इसका सही आंसर जो होगा ए होगा, क्योंकि भेरा पर आक्रमण किया, भेरा 1003 में, और फिर भेरा से आगे बढ़ा तो मुल्तान पर 1004 में। ओके, 1003 में और 1004 में मुल्तान पर आक्रमण किया, मुल्तान के बाद फिर मथुरा पर आक्रमण किया, मथुरा के बाद फिर कन्नौज पर आक्रमण किया। ओके, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया? तो सोमनाथ कहाँ था? गुजरात में पड़ता था, यहाँ पर ध्यान रखना है, सोमनाथ गुजरात में पड़ता था। तो यहाँ पर सोमनाथ का मंदिर था, तो इसने ये आक्रमण किया गजनी से आकर के, गजनी से आकर के आक्रमण किया। तो महमूद गजनी सोमनाथ पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए है 1015 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1018 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1022 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1025 ईस्वी में। इसका सही आंसर डी होगा। और सोमनाथ में भगवान शिव का मंदिर था। ओके, और भगवान शिव के मंदिर पर यानी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और बहुत अधिक मात्रा में यह सोने चांदी और मूल्यवान धातुएं लेकर के हीरे जवाहरात अपने देश गजनी वापस लौट गया। अगला प्रश्न है, विद्वान बैहाकी किसके राज दरबार में रहता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है महमूद गजनवी, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। इसका सही आंसर ए होगा, बैहाकी महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है बैहाकी के बारे में। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि लेनपुल एक विद्वान है, इसे पूर्व का पेप्स कहते हैं। तो इसे बैहाकी को पूर्व का पेप्स भी के नाम से भी कहा जाता है प्रचलन में। और इसे कहते कौन है? एक इतिहासकार हैं लेनपुल साहब। ओके, और बैहाकी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसको भी अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो जान लेते हैं। तारिख ए बैहाकी नामक यह पुस्तक की रचना किया था। और एक बुक है तारिख ए सुबुक्तगीन नामक भी पुस्तक बैहाकी द्वारा लिखा गया है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह तारिख ए सुबुक्तगीन है। ओके, तारिख ए सुबुक्तगीन नामक यह पुस्तक भी लिखा है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान को पूर्व का होमर कहा जाता है? ओके, तो पूर्व का होमर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है फिरदौसी को, ऑप्शन बी बैहाकी को, ऑप्शन बी सी उतबी को, ऑप्शन डी अल्बेरूनी को। इसका सही आंसर होगा फिरदौसी को। वह पूर्व का पेप्स कहा गया है बैहाकी को। और यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है पूर्व का होमर, तो विद्वान हो फारस के विद्वान होमर से तुलना की गई है या कहा गया है किसे? फिरदौसी को। इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? ऑप्शन ए है संसबनी, ऑप्शन बी यामिनी, ऑप्शन सी तैमूर, ऑप्शन डी खिलजी। तो इसका सही आंसर होगा ए, संसबनी वंश का था। अगला प्रश्न है, कौन विद्वान महमूद गजनवी के दरबार में नहीं था? ऑप्शन ए है बैहाकी, ऑप्शन बी उतबी, ऑप्शन सी अल्बेरूनी, एंड ऑप्शन डी अमीर खुसरो। इसका सही आंसर होगा डी, अमीर खुसरो महमूद गजनवी के दरबार में नहीं था। ओके, और जबकि बैहाकी, उतबी, अल्बेरूनी यह तीनों महमूद गजनवी के दरबार में थे। महमूद गजनवी कहा जाए तो महमूद गजनवी के दरबार में बैहाकी, उतबी और अल्बेरूनी रहते थे। और अमीर खुसरो अपनी कविता प्रारंभ बलबन के शासन काल में उसके पुत्र मुहम्मद के अधीन किया था या अंडर में रह करके किया था। और इसका सबसे रिच पीरियड यानी उर्वरा काल कहा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का था। तो यह इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर किसने बनाया? ऑप्शन ए है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन से इल्तुतमिश, एंड ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद। अब यहाँ राजधानी लाहौर को किसने बनाया? तो इसका सही आंसर बी होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर को बनाया और वहीं से शासन सत्ता का संचालन किया।
अगला प्रश्न है, भारत में चौगान, चौगान को पोलो भी कहते हैं, पोलो नामक जो खेल था, तो भारत में चौगान नामक खेल किसके द्वारा लाया गया? ऑप्शन ए है तुर्कों द्वारा, ऑप्शन बी अरबों द्वारा, ऑप्शन सी मुगलों द्वारा एंड ऑप्शन डी पुर्तगालियों द्वारा। इसका सही आंसर ए होगा, तुर्कों द्वारा लाया गया। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया? ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी काबुल एंड ऑप्शन डी गजनी। इसका सही आंसर ए होगा, लाहौर से। ऊपर के प्रश्नों में हम लोगों ने देखा कि लाहौर को किसने राजधानी बनाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो शासन का संचालन कहाँ से करेगा? लाहौर से। ओके। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा स्थित है? ऑप्शन ए है लाहौर में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी उच्च में, ऑप्शन डी पेशावर में। इसका सही आंसर ए है, लाहौर में, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते समय घोड़े से गिर गया और लाहौर में ही मृत्यु हो गई और उसी जगह उसे दफना दिया गया। तो उनका मकबरा कहाँ है? लाहौर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी बहराम शाह, ऑप्शन डी बलबन। इसका सही आंसर ये होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, लेकिन पूर्ण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया, यानी इल्तुतमिश के समय में यह पूर्ण हुआ। ओके। लेकिन अब यहाँ पर इल्तुतमिश किसी ऑप्शन में नहीं है और क्वेश्चन कर रहा है किसने बनवाया, तो इसका सही आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। अगला प्रश्न है, सुल्तान इल्तुतमिश के समय में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहननी पड़ती थी? ऑप्शन ए लाल पोशाक, ऑप्शन बी काली पोशाक, ऑप्शन सी सफेद पोशाक एंड ऑप्शन डी हरी पोशाक। इसका सही आंसर ए होगा, लाल पोशाक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी आराम शाह, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी रुकनुद्दीन फिरोज। इसका सही आंसर होगा सी इल्तुतमिश। ओके। और कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ पर ध्यान रखना है कि दिल्ली सल्तनत का जो की स्थापना किया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। संस्थापक या स्थापना आप अगर कहते हैं तो उसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। ओके। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर सुल्तान की पदवी कह रहा है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की पदवी धारण नहीं किया था, सिपह सलार की पदवी धारण किया था, जबकि इल्तुतमिश ही पहला शासक था जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर बैठेगा और सुल्तान की पदवी धारण करेगा। अगला प्रश्न है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। इसका सही आंसर ए होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई? ऑप्शन ए है 1206 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1210 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1211 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1212 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। और कहाँ पर हुई? लाहौर में। ऊपर के प्रश्न में हम लोगों ने डिस्कस किया, लाहौर में पोलो नामक खेल खेलते समय, ओके, पोलो नामक खेल खेलते समय घोड़े से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई, चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान एंड ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर ए होगा, दिल्ली को सल्तनत की राजधानी। तो यहाँ पर 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद आराम शाह 8 महीने तक शासन का कार्य किया, यानी शासन सत्ता का संचालन किया। और इसके बाद इल्तुतमिश ने उसे पराजित कर दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया, यानी गद्दी पर अधिकार कर लिया और फिर दिल्ली सल्तनत का शासक बना। तो इस प्रकार इसने राजधानी लाहौर से पुनः
कहाँ ला दिया? दिल्ली। तो इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया। तो यही प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसने दिल्ली का सल्तनत की राजधानी के रूप में, दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो इल्तुतमिश ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर ए होगा इल्तुतमिश। मंगोल नेता जो चंगेज खां था, इल्तुतमिश के समय में सिंध के क्षेत्रों तक आ गया था, यानी सिंध नदी तक वह आ गया था। तो यही प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो इल्तुतमिश था। ओके, क्योंकि उसके समय में आया था तो उसका कंटेम्पोररी हुआ, समकालीन हुआ। अगला प्रश्न है, गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन बी इल्तुतमिश को, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी को, ऑप्शन डी बलबन को। इसका सही आंसर बी होगा इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी के जो दास थे, ऐबक था। ऐबक से तात्पर्य है कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था, इल्तुतमिश को खरीदा था। ओके, तो इस प्रकार क्वेश्चन कह रहा है गुलाम का गुलाम। तो ऐबक गुलाम हुआ गोरी का, और गोरी ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ, यानी दास था, और इल्तुतमिश जो है ऐबक का दास हुआ। तो इसलिए ऐबक तो दास था, इल्तुतमिश दास का दास था, तो इसीलिए गुलाम का गुलाम, यानी मोहम्मद गोरी का जो गुलाम ऐबक था और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। ओके, तो इस प्रकार प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा, क्योंकि इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था और कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। तो मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश हुआ, इसलिए इल्तुतमिश गुलाम का गुलाम हुआ। ओके, अगला प्रश्न है, चंगेज खां का मूल नाम था? ऑप्शन ए है तेमुचीन, ऑप्शन बी ओगदी, ऑप्शन सी खासूल खां, ऑप्शन डी एसुगई। इसका सही आंसर ए होगा, तेमुचीन था। और चंगेज खां मूल रूप से रहने वाला का कहाँ का था? उस समय चीन के क्षेत्र में यह पड़ता था, मंगोलिया, ऐसे समझिए मंगोलिया के क्षेत्रों में उस समय चीन था, इस समय मंगोलिया देश अलग हो गया है। तो चंगेज खां वहाँ का निवासी था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में प्रथम बार मंगोल सिंध नदी के तट पर आए? तो अभी हम लोग ऊपर के प्रश्नों में डिस्कस किए, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी रजिया एंड ऑप्शन डी बलबन। इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर ए होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना किया। और तुर्कान ए चिहलगानी अथवा इसे चालीसा भी कहते हैं। ओके, इसे चालीसा भी कहते हैं। इसमें कुल 40 सदस्य थे, इसलिए इसे चालीसा भी कहा गया, अथवा तुर्कान चिहलगानी। इसमें 40 तुर्की अमीर थे, इन्हीं की मदद से, सहायता से वह शासन सत्ता का संचालन करता था। ओके, अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी रजिया एंड ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद। अब यहाँ पर इक्ता व्यवस्था, इक्ता को ऐसे समझिए सामान्य शब्दों में प्रांत भी कहते हैं। ओके, यानी प्रांतों में, साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किसने किया, यानी इक्ता व्यवस्था किसने प्रारंभ किया? तो सही आंसर इसका इल्तुतमिश होगा। इल्तुतमिश ने साम्राज्य का विभाजन इक्ता में किया, यानी प्रांत में किया, और इस इक्ता के प्रमुख को इक्तेदार कहते थे। ओके,
अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के किस सुल्तान ने शुद्ध अरबी सिक्कों को चलाया? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी रजिया, ऑप्शन डी बलबन। इसका सही आंसर ए होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाया। ओके, अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने टंका और जीतल नामक मुद्रा चलाया? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी बलबन। इसका सही आंसर ए होगा इल्तुतमिश, टंका और जीतल नामक मुद्रा चलाया। ओके, अगला प्रश्न है, खलीफा की मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए है ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन एंड ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर बी होगा इल्तुतमिश होगा। ओके, तो खलीफा से यह पद की मान्यता प्राप्त किए और सुल्तान की पद भी धारण किए, और खलीफा से इनको मान्यता प्राप्त या प्रमाण पत्र कह लीजिए, या मान्यता पत्र मिलने का मतलब है वैधानिक सुल्तान। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन हुआ? इल्तुतमिश हुआ। खलीफा, बगदाद के खलीफा की राजधानी उस समय कहाँ थी? आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। बगदाद। उस समय खलीफा बगदाद में रहते थे। बगदाद से इनको पत्र भेजा गया और इनके पद की वैधानिकता प्रदान किया गया। किसके द्वारा? खलीफा द्वारा। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का पहला शासक था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी बहराम शाह, ऑप्शन डी बलबन। इसका सही आंसर होगा ए कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका शासन काल क्या था? टाइम पीरियड 1206 से 1210 ईस्वी तक इसका शासन काल था। ओके, अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर ए होगा इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक था और वास्तविक संस्थापक था। सबसे अधिक समय तक शासन भी किया। और इसके बाद अगर रजिया के बारे में अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रजिया दिल्ली सल्तनत की या गुलाम वंश की, ओके, या दास वंश का कह लीजिए, या स्लेव डायनेस्टी का कह लीजिए, यह पहली स्त्री थी जो सुल्तान बनी या शासिका बनी। दिल्ली सल्तनत की यह पहली प्रारंभिक गुलाम वंश की पहली शासिका थी रजिया, और यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। ओके, यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने अपनी दानशीलता के लिए लाख बख्श की पदवी धारण की या लाख बख्श की पदवी प्राप्त की थी? तो दानी कौन था उसको हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी एलदाउज, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। इसका सही आंसर ए होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, किसने कुरान खां की पदवी प्रदान की थी? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बहराम शाह एंड ऑप्शन डी बलबन। इसका सही आंसर ए होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुरान खां की पदवी, या कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां की पदवी प्रदान की गई थी। कुरान खां से तात्पर्य है यह कुरान इसको की आयतें रट गया था कि ऊंचे स्वर में उच्चारण के साथ यह ऊंचे स्वर में कुरान का पाठ करता था, इसीलिए इसे कुरान ख्वां भी कहा गया। ओके, अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए गजनवी का, ऑप्शन बी हेरात का, ऑप्शन सी काबुल का, ऑप्शन डी बगदाद का। इसका सही आंसर होगा ए गजनवी का था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राजाओं में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? ऑप्शन ए है भीमदूती, ऑप्शन सी है जयचंद्र, ऑप्शन सी है हरिराज, ऑप्शन डी है पृथ्वीराज चौहान। तो यहाँ पर सही आंसर ए होगा भीमदूती ने किया था। किसको किया था?
भारतीय राजाओं में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? ओके, तो भीम द्वितीय ने किया था इसे पराजित, और अनहिलवाड़ के युद्ध में किया था 1178 में, यानी गुजरात में। ऐसे समझ लीजिए कि गुजरात में इसे पराजित किया था और भीम द्वितीय था। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गोरी के विरुद्ध चंदावर के युद्ध में मारा गया? ऑप्शन ए है जयचंद्र, ऑप्शन बी विद्याधर, ऑप्शन सी धंग एंड ऑप्शन डी आनंदपाल। इसका सही आंसर ए होगा जयचंद्र। चंदावर के युद्ध में जो गढ़वाल शासक जयचंद्र था वह मोहम्मद गोरी के विरुद्ध चंदावर के युद्ध में युद्ध करते हुए पराजित हुआ और मारा गया। ओके, अगला प्रश्न है, किस राज्य पर मोहम्मद गोरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था? ऑप्शन ए है सिंध, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी पंजाब एंड ऑप्शन डी अनहिलवाड़। अब यहाँ प्रश्न कर रहा है किस राज्य पर मोहम्मद गोरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया। ओके, तो यहाँ पर सिंध है, लाहौर है, पंजाब है और अनहिलवाड़ है। तो इसका सही आंसर ए होगा सिंध क्षेत्र पर, क्योंकि आने का रास्ता यही है। तो कह रहा है किस राज्य पर मोहम्मद गोरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया, तो सिंध क्षेत्र से होकर के आया था, तो सिंध क्षेत्र पर किया। इसके बाद लाहौर, पंजाब और अनहिलवाड़ का पर आक्रमण किया था। ओके, अगला प्रश्न है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में किस भारतीय राजा ने पराजित किया? क्वेश्चन कर रहा है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का यह पूरा नाम था, और कह रहा है 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में किस भारतीय राजा ने पराजित किया? किस भारतीय राजा ने पराजित किया? ऑप्शन ए है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी जयचंद्र, ऑप्शन सी विजय चंद्र, ऑप्शन डी धंग। इसका सही आंसर ए होगा पृथ्वीराज चौहान। तराइन के 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, और इस तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय किस युद्ध में मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ? कह रहा है भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय किस युद्ध में मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ? ऑप्शन ए है तराइन का प्रथम युद्ध, 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। ऑप्शन कह रहा है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। ओके, अनहिलवाड़ का युद्ध 1178 में हुआ था। ऑप्शन डी चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। ओके, तो यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय किस युद्ध में मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ? सही आंसर बी होगा तराइन के द्वितीय युद्ध में। ओके, अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने सोने के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित करवाया? ऑप्शन ए है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी अल्तुतमिश, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर ए होगा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देवी लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने भारतीय क्षेत्र में अंतिम आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए है 1206 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1207 ईस्वी, ऑप्शन सी 1202 ईस्वी, ऑप्शन डी 1203 ईस्वी। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है मोहम्मद गोरी ने भारतीय क्षेत्र में या पर अंतिम बार आक्रमण कब किया? ओके, इसका सही आंसर ए होगा 1206 ईस्वी में अंतिम बार आक्रमण किया था सिंध के क्षेत्रों में, खोखर जनजातियों को, ट्राइबल को नष्ट करने के लिए, खोखरों को समाप्त करने के लिए। ओके, अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए है खोखरों ने, ऑप्शन बी मंगोलों ने, ऑप्शन सी चौहानों ने, ऑप्शन डी गढ़वालों ने। इसका सही आंसर ये होगा खोखरों ने। और कब किया था? 1206 ईस्वी में किया था। मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी
सिंध के क्षेत्रों पर आकर के सैनिक कैंप लगाए थे और खोखर जनजातियों को समाप्त करने के लिए, लेकिन इन्हीं खोखरों के द्वारा मोहम्मद गोरी की 1206 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अगला प्रश्न है, खोखर जातियों का निवास क्षेत्र था। अभी हम लोग डिस्कस किए ऊपर के प्रश्न में। ऑप्शन ए है सिंध, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी बगदाद, ऑप्शन डी सिर दरिया। ओके, इसका सही आंसर ए होगा, सिंध के क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के किस शासक ने जनता को तत्काल न्याय दिलाने के लिए न्याय की जंजीर लगाया? ऑप्शन ए है अल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी रजिया एंड ऑप्शन डी बलबन। इसका सही आंसर ए होगा, अल्तुतमिश। अल्तुतमिश गुलाम वंश का या दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने जनता को तत्काल न्याय उपलब्ध कराने के लिए या तत्काल न्याय देने के लिए, या आप ऐसे भी कह सकते हैं जनता को सीधे सुल्तान से न्याय प्राप्त करने के लिए सुल्तान ने न्याय की जंजीर लगवाई। और यह न्याय की जंजीर उसके किले के मुख्य फाटक यानी मेन गेट से उसके जो मुख्य कक्ष था, जिसे दीवान खास के नाम से जाना जाता था, उस खास कक्ष तक एक वेल यानी घंटा लगवाया था और उस घंटे को एक जंजीर से संबद्ध किया था और कड़ी के माध्यम से, और कड़ी मुख्य गेट के यानी फाटक के पास थी और फरियादी सीधे गेट से ही यानी किले की फाटक के मुख्य गेट से ही उस जंजीर को खींचते थे और जो न्याय की वेल थी यानी घंटी थी बजने लगती थी, जिससे पता लग जाता था कि कोई न कोई फरियादी आया है और उसकी फरियाद को सुल्तान तत्काल सुनते थे। तो इस प्रकार जनता के को तत्काल न्याय दिलाने के लिए या तीव्र न्याय प्रदान करने के लिए अल्तुतमिश ने न्याय की जंजीर लगवाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, दास सुल्तानों में सबसे महान किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अल्तुतमिश, ऑप्शन सी सुल्तान रजिया एंड ऑप्शन डी बहराम शाह। इसका सही आंसर बी होगा, अल्तुतमिश। हालांकि गुलाम यानी दास जिसे कहते हैं यानी स्लेव, कुतुबुद्दीन ऐबक भी था और इल्तुतमिश भी था। सुल्तान रजिया जो थी, रजिया इनकी संतानें थी, बहराम शाह भी इल्तुतमिश के संतान थे, लेकिन स्लेव यानी दास कुतुबुद्दीन ऐबक था और इल्तुतमिश था इस ऑप्शन में। ओके, और कुतुबुद्दीन ऐबक से योग्य इल्तुतमिश था। इसलिए प्रश्न कह रहा है दास सुल्तानों में सबसे महान किसे माना जाता है, तो इल्तुतमिश। और यही इल्तुतमिश जो है भारत में यानी तुर्की जो कह लीजिए या गुलाम साम्राज्य की नींव डाली या तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है। अगला प्रश्न है, बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी आराम शाह, ऑप्शन से अल्तुतमिश एंड ऑप्शन डी रजिया। इसका सही आंसर सी होगा, अल्तुतमिश। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण अल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए चांदी के टंके का वजन था? ऑप्शन ए 175 ग्रेन, ऑप्शन बी 180 ग्रेन, ऑप्शन सी 184 ग्रेन एंड ऑप्शन डी 190 ग्रेन। इसका सही आंसर ए होगा, 175 ग्रेन। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि टंका और जीतल, जीतल नाम का भी इसने सिक्का चलाया था, जो आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो जो चांदी था, जो चांदी का सिक्का चलाया था उसे टंका कहा जाता था, और जीतल जो है तांबे का सिक्का था। ओके, इस प्रकार इल्तुतमिश चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। चांदी के सिक्के को टंका कहा जाता था और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सभी एग्जाम में यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन यह है कि इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए चांदी के टंके का वजन कितना था, तो 175 ग्रेन था। ओके, और यह सिक्के भारत में निर्मित होते थे, यानी दिल्ली सल्तनत का यह पहला शासक था जो शुद्ध अरबी सिक्के ढाले जाते थे इल्तुतमिश के समय से। ओके,
अगला प्रश्न है अल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन ए है 1232 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1234 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1235 ईस्वी में एंड ऑप्शन डी 1236 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा डी। अल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया और 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है अल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली के तुर्क अमीरों एवं सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है यह ऐबक का दामाद था। ऑप्शन सी है उसने बल प्रयोग से सत्ता ग्रहण की। ऑप्शन डी है लाहौर स्थित अमीरों द्वारा उसका चयन हुआ था। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था। तो इसमें सही आंसर ए होगा, दिल्ली के तुर्क अमीर व सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया था। ओके। अगला प्रश्न है किसने कहा कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में अल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए आर.पी. त्रिपाठी, ऑप्शन बी मोहम्मद हबीब, ऑप्शन सी के.ए. निजामी एंड ऑप्शन डी एम.ए. अहमद। इसका सही आंसर होगा ए, आर.पी. त्रिपाठी साहब का यह स्टेटमेंट है, प्रोफेसर आर.पी. त्रिपाठी साहब का, कि भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ होता है। इसीलिए इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का या तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी। ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी चांद बीबी, ऑप्शन सी नूरजहां, ऑप्शन डी दुर्गावती। इसका सही आंसर ए होगा रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और इल्तुतमिश के संतानों में सबसे योग्य रजिया थी। इसीलिए इल्तुतमिश अपने जीवन के अंतिम समय में अपने योग्य संतानों में अपने पुत्रों के स्थान पर पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना। ओके, यानी अपना उत्तराधिकारी बनाया, यानी दिल्ली का बादशाह, दिल्ली का सुल्तान बनाया। ओके, बादशाह आप नहीं कह सकते हैं, बादशाह की जो पदवी थी, उपाधि थी, वह जो है मुगल शासकों द्वारा एडाप्ट किया गया था या ग्रहण किया गया था। और चांद बीबी भी आगे हैं। चांद बीबी का संबंध आप लोग जानते ही होंगे। मुगल बादशाह अकबर जब दक्षिण भारत में खानदेश असीरगढ़ के क्षेत्रों पर आक्रमण किए थे तो चांद बीबी से मुकाबला हुआ था, वहाँ की वह शासिका थी। नूरजहां भी मुगल काल से बिलोंग करती थी, जहांगीर की पत्नी थी। ओके, और रानी दुर्गावती भी। अगला प्रश्न है रजिया ने अमीर ए आखूर के पद पर किसकी नियुक्ति की थी। ऑप्शन ए जमालुद्दीन याकूत, ऑप्शन बी मलिक हसन, ऑप्शन सी कबीर खां, ऑप्शन डी एतकीन। इसका सही आंसर ए होगा जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखूर के पद पर नियुक्त की थी, जिससे अमीर वर्ग नाराज हो गए, इसलिए कि जमालुद्दीन याकूत जो है हबसी जाति का था, यानी इस्लाम धर्म में आप कह लीजिए या इस्लाम संप्रदाय में आप कह लीजिए निम्न जाति में आता था या निचले जाति से बिलोंग करता था, हबसी जाति कहा जाता था। इसीलिए अमीर वर्ग नाराज हो गया, क्योंकि रजिया ने ऐसे व्यक्ति को ऊंचे पद पर नियुक्त कर दिया और जमालुद्दीन याकूत ही सुल्तान रजिया को घोड़े पर बैठने में मदद करता था, सहयोग करता था और हमेशा उसके साथ रहता था, जिसके कारण तुर्की अमीर नाराज हो गए। अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बनी। ऑप्शन ए है 1236 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1237 ईस्वी, ऑप्शन सी 1238 ईस्वी एंड ऑप्शन डी 1239 ईस्वी। इसका सही आंसर ए होगा 1236 ईस्वी। अगला प्रश्न है रजिया की मृत्यु 1240 ईस्वी में कहाँ हुई। ऑप्शन ए है कैथल में, ऑप्शन बी उच्छ में, ऑप्शन सी सिंध में, ऑप्शन डी दिल्ली में। इसका सही आंसर होगा ए कैथल में। कैथल वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है, तो कैथल नामक स्थान पर हुई, वहीं पर रजिया की मृत्यु हो गई। और उच्छ भी सिंध के क्षेत्रों में पड़ता है
और सिंध क्षेत्र सिंध नदी के क्षेत्र में पड़ता है, आज वर्तमान में या पाकिस्तान में। दिल्ली, दिल्ली आप लोग जानते ही हैं। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान के पश्चात दिल्ली का शासक बना। ऑप्शन ए बहराम शाह, ऑप्शन बी मशहूर शाह, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी बलबन। इसका सही आंसर ए होगा, बहराम शाह। रजिया सुल्तान के पश्चात दिल्ली का शासक बहराम शाह बना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मामलूक वंश का था। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, मामलूक वंश अथवा गुलाम वंश अथवा दास वंश अथवा स्लेव डायनेस्टी, बात एक ही है। मामलूक वंश कहिए या दास वंश कहिए या गुलाम वंश कहिए, बात एक है। यह पर्यायवाची शब्द है, ओके। या स्लेव डायनेस्टी के शासक कहिए या रूलर कहिए। तो यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मामलूक वंश का था। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर ये होगा, बलबन। बलबन जो है मामलूक वंश का था, जबकि अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का था। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का था। सिकंदर लोदी लोदी वंश का था। ओके, इसका सही आंसर बलबन। अगला प्रश्न है, नायब ए मुमालिकात के पद का सृजन किसके समय में हुआ। ऑप्शन ए है बहराम शाह, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी मसूद शाह, ऑप्शन डी बलबन। इसका सही आंसर ए होगा, बहराम शाह। रजिया के बाद बहराम शाह गद्दी पर बैठा, इसी के समय में नायब ए मुमालिकात के पद का सृजन हुआ। और नायब ए मुमालिकात के पद के सृजन का मुख्य उद्देश्य सुल्तान और सुल्तान के नीचे वजीर होता था, तो वजीर के बीच में, वजीर के ऊपर इस नायब ए मुमालिकात के पद का सृजन किया गया था। और इस नायब ए मुमालिकात के का जो पद का सृजन या क्रिएट किया गया था, इसका मुख्य कार्य था सुल्तान के गतिविधियों पर नियंत्रण रखना। ओके, इसका मुख्य उद्देश्य यही था, या मुख्य कार्य आप कह सकते हैं यही था। इसलिए बहराम शाह के समय में किया गया था। आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि नायब ए मुमालिकात के पद का सृजन किसके समय में किया गया, बहराम शाह के समय में। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन का शासन काल था। ऑप्शन ए कह रहा है 1265 से 87 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1287 से 90 ईस्वी, ऑप्शन सी 1290 से 92 ईस्वी, ऑप्शन डी 1292 से 96 ईस्वी। इसका सही आंसर ए होगा, 1265 से 87 ईस्वी। यही बलबन का शासनकाल था। अगला प्रश्न है, बलबन भी एक गुलाम था, उसे खरीदा था। गुलाम का मतलब दास, ओके, या स्लेव। तो दास था या गुलाम था या स्लेव था, उसे खरीदा था। तो बलबन को किसने खरीदा था। ऑप्शन ए कह रहा है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी आराम शाह एंड ऑप्शन डी अल्तुतमिश। इसका सही आंसर डी होगा, अल्तुतमिश। क्योंकि देखिए, जो मोहम्मद गोरी थी, मोहम्मद गोरी के दो दास थे। मोहम्मद गोरी दो दास खरीदे थे, जिसको आप लोग जानते हैं, एग्जाम में भी पूछा जाता है। एक था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक हो गया, और दूसरा अल्तुतमिश हो गया। तो अल्तुतमिश हो गया, और अल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा था। तो इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा था, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो मोहम्मद गोरी के दो दास ऐबक हो गए और अल्तुतमिश हो गए, और अल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा था। और दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो फिर मोहम्मद गोरी का दास ऐबक था। ओके, मोहम्मद गोरी का दास ऐबक था, और ऐबक ने अल्तुतमिश को खरीदा था मोहम्मद गोरी के कहने पर दिल्ली में। ओके, और फिर अल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा था। तो इस रूप में भी आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन कराया। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अल्तुतमिश, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन एंड ऑप्शन डी बलबन। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करवाया,
इसका सही आंसर डी होगा, बलबन। बलबन ने गैर इस्लामी प्रथाओं का यानी फारस की परंपराओं का प्रचलन अपने राज दरबार में कराया। अगला प्रश्न है, दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह सैन्य विभाग होता है। दीवान ए अर्ज का मतलब सैन्य विभाग। तो किसने इसकी स्थापना करवाया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी बलबन एंड ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर सी होगा, बलबन। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली के सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर होगा बी, बलबन। रक्त और लौह की जो नीति थी, ब्लड एंड आयरन की जो पॉलिसी थी, यह मुगल बादशाह यह दिल्ली के सल्तनत के सुल्तान बलबन का था। बलबन का यह कहना था, मानना था कि वह अपने शत्रुओं को या राज्य के विरुद्ध या सुल्तान के विरुद्ध जो भी अमीर अथवा जो भी व्यक्ति विद्रोह करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा या उसे कड़ा से कड़ा दंड या कड़े से कड़े दंड दिए जाएंगे। ओके, और यह बलबन नसीहत भी देता है और इस रक्त और लौह की नीति को अपनाने वाला दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान था। अगला प्रश्न है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। ऑप्शन ए है जिले इलाही, ऑप्शन बी तूतीय हिंद, ऑप्शन सी कैसरे हिंद, ऑप्शन डी दीन इलाही। इसका सही आंसर ए होगा, जिले इलाही की उपाधि बलबन ने धारण की थी। ओके, और यहाँ पर आप लोग जानते ही होंगे तूतिया हिंद यानी भारत का तोता या तूतीय हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। यह उपाधि अमीर खुसरो को प्राप्त थी। अगला प्रश्न है, किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को अपनाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी एंड ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर ए होगा, बलबन। बलबन जो है फारसी त्योहारों में नवरोज जिसे कहा जाता है तो भारत में मनाने की परंपरा को प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, बलबन का जन्म तुर्की के किस संप्रदाय में हुआ था? ऑप्शन ए इलवरी, ऑप्शन बी खिदाई, ऑप्शन सी गुज, ऑप्शन डी करलू। इसका सही आंसर होगा ए, इलवरी। ओके, तो इसका बलबन का जन्म तुर्की के किस संप्रदाय में हुआ था? इलवरी तुर्क था। अगला प्रश्न है, वह मामलुक सुल्तान जो राजत्व के दैवी सिद्धांत का पक्षधर था। दैवी सिद्धांत से तात्पर्य है कि राजा का चुनाव या राजा को नियुक्त करने वाला या बनाने वाला प्रजा नहीं है, जनता नहीं है, अपितु गॉड गिफ्टेड होता है। राजा जो है, सुल्तान जो है, ईश्वर के इच्छा अनुसार गद्दी पर बैठता है, यानी ईश्वर जिसको चाहेगा उसी को वह सुल्तान बनाएगा या राजा बनाएगा। इसी को दैवीय सिद्धांत कहते हैं। ओके, तो दैवी सिद्धांत का पक्षधर था। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रजिया, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही आंसर ए होगा, बलबन। अगला प्रश्न है, निम्न सुल्तानों में से कौन स्वयं को नायब ए खुदाई कहता था? ओके, नायब ए खुदाई कौन सुल्तान कहता था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी एंड ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर ए होगा, बलबन। अगला प्रश्न है, किस शासक ने सुल्तान के पद की गरिमा को पुनः स्थापित किया? ऑप्शन ए रजिया, ऑप्शन बी रुकनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी बलबन। तो यहाँ पर कह रहा है सुल्तान के पद की गरिमा को पुनः स्थापित किया, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इल्तुतमिश के बाद सब कमजोर शासक हुए यानी उत्तराधिकारी हुए और इनके समय में सुल्तान के पद की गरिमा गिर गई
और जो इल्तुतमिश के समय में प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन आप कह लीजिए, प्रशासन को चलाने के लिए चालीसा का गठन किया गया था, तुर्कान चहलगानी जिसे कहा जाता था, उसके सदस्यों द्वारा व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को राजा बनाया जाता था या सुल्तान बनाया जाता था या दिल्ली का शासक बनाया जाता था और फिर उतार दिया जाता था। तो आप ऐसे कह लीजिए कि तुर्क अमीरों की इच्छा अनुसार जो इल्तुतमिश के बाद के जो शासक थे वह गद्दी पर बैठते थे या सिंहासन ग्रहण करते थे। लेकिन जब इसीलिए रजिया के भी सामने वही समस्या आई, तुर्क अमीर विद्रोह कर दिए क्योंकि स्त्री थी, मूल कारण इसका था कि स्त्री थी। रुकनुद्दीन फिरोज कमज़ोर शासक था, नासिरुद्दीन महमूद भी कमज़ोर था। लेकिन जब बलबन गद्दी पर बैठा तो पुनः इसने सुल्तान के पद की गरिमा जो इल्तुतमिश के पश्चात गिर गई थी उसे पुनः इसने सुदृढ़ किया, स्ट्रांग किया, मजबूत किया। इसका सही आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? तो स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी कैकुबाद, ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर ए होगा, बलबन। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी का दमन किया? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी बलबन एंड ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर होगा सी, बलबन। और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन है कि सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी का दमन किया यानी समाप्त किया, तो समाप्त बलबन किया। और प्रश्न इस तरह से रहेगा तो उसका आंसर बदल जाएगा कि तुर्कान चहलगानी की स्थापना किसने की? तब इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना किया और बलबन ने इसे समाप्त कर दिया। ओके। अगला प्रश्न है, बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह किस सुल्तान के समय में हुआ? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर ए होगा, बलबन। बलबन के समय में बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह को स्वयं बलबन जाकर के दमन किया था, तुगरिल की हत्या किया था। और बंगाल में उस समय जो राजधानी थी लखनऊती राजधानी के मुख्य मार्ग पर इन विद्रोहियों को, जो तुगरिल के साथ विद्रोह किए थे, इन विद्रोहियों को पकड़ लिया गया और इन्हें मुख्य मार्केट यानी मुख्य बाजार के मुख्य सड़क के दोनों किनारे पर लोहे की कील से जिंदा जमीन में इन्हें गाड़ दिया गया या ठोक दिया गया बलबन के आदेशानुसार। तो बलबन की यही लव और रक्त की नीति थी। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुगरिल का विद्रोह बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी कैकुबाद, ऑप्शन सी बहराम शाह, ऑप्शन डी शमसुद्दीन क्यूमर्स। इसका सही आंसर डी होगा, शमसुद्दीन क्यूमर्स। यह गुलाम वंश का अंतिम शासक था क्योंकि बलबन के बाद कैकुबाद गद्दी पर बैठेगा और कैकुबाद के बाद अंतिम गुलाम वंश का शासक था वह शमसुद्दीन क्यूमर्स था। ओके। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश के शासक मूलतः निवासी थे? ऑप्शन ए अफगानिस्तान के, ऑप्शन बी अरब के, ऑप्शन सी हेरात के, ऑप्शन डी चीन के। इसका सही आंसर होगा ए, अफगानिस्तान के निवासी थे या रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मुबारक खिलजी एंड ऑप्शन डी खुसरो शाह। इसका सही आंसर ए होगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश को समाप्त कर, गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स को समाप्त कर दिया। और कब कर दिया? 1290 ईस्वी में। 1290 ईस्वी में इसने खिलजी वंश की स्थापना किया था। ओके। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी सर्वप्रथम कहाँ का सूबेदार नियुक्त हुआ? ऑप्शन ए है कड़ा, मानिकपुर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन सी मुल्तान। इसका सही आंसर ये होगा
कड़ा मानिकपुर। अलाउद्दीन खिलजी सर्वप्रथम कहाँ का सूबेदार नियुक्त हुआ था या प्रांतपति? कड़ा मानिकपुर का। और किसके समय में? यह जो खिलजी वंश का पहला शासक था, अभी हम लोगों ने देखा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। आगे चल कर के ससुर भी हो गए, क्योंकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दिए। ओके, तो इस प्रकार चाचा भी थे और ससुर भी हो गए। उन्हीं ने 1292 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। ओके, अगला प्रश्न है खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1290, ऑप्शन बी 1292, ऑप्शन सी 1296 में, ऑप्शन डी 1299। इसका सही आंसर ए 1290 ईस्वी में। अभी हम लोग ऊपर के प्रश्नों में डिस्कस किए हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर ए सानी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिकंदर ए सानी घोषित किया, यानी द्वितीय सिकंदर घोषित किया, द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर डी होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था, मार्केटिंग कंट्रोल सिस्टम लागू किया था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक एंड ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर बी होगा, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया, और इस बाजार व्यवस्था को लागू किया और वस्तुओं का, यानी मार्केट में विक्रय होने वाली वस्तुओं के, सभी वस्तुओं के भाव यानी कीमत या प्राइस तय कर दिया, और उसी निर्धारित मूल्य पर व्यापारी और फुटकर दुकानदार जो होते थे वस्तुओं का विक्रय करते थे। अगर वह उससे ऊंचे दाम पर बेचते थे तो उन्हें कड़े से कड़े, यानी उन्हें बहुत कड़े दंड दिया जाता था, और कभी वह तौल में कम तौलते थे तो पकड़े जाने पर जितना कम रहता था उतना उनके शरीर से मांस काट लिया जाता था। तो इस प्रकार के जो कड़े दंड दिए जाते थे, इस कड़े दंड के कारण जो है अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था थी पूरी तरह से सफल रही। अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने कहा कि मुझे शरा की चिंता नहीं है, यानी शरीयत, शरा से तात्पर्य है इस्लामिक कानून, ओके, की चिंता नहीं है, यानी शरीयत को मानने से इनकार कर दिया, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी कैकुबार, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर डी होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और बार बार पूछे भी जाते हैं। ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी रजिया, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर डी होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व वसूल किया, मतलब भू राजस्व कितना प्रतिशत यानी परसेंट वसूल किया? ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 40 एंड ऑप्शन डी 50। इसका सही आंसर डी होगा 50, यानी 1/2, ध्यान रखना है 1/2 या फिर 50%, यानी दिल्ली सल्तनत का यह पहला शासक था जिसने भू राजस्व 50% वसूल किया था। अगला प्रश्न है दिल्ली का कौन सुल्तान था जिसने घरी कर, घरी कर से तात्पर्य है हाउस टैक्स, ओके, हाउस टैक्स लगाने वाला पहला जो शासक था वह कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी? ऑप्शन ए है खिजर खां के, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी के, ऑप्शन सी देवल रानी के, ऑप्शन डी राय करण के। इसका सही आंसर होगा ए खिजर खां। खिजर खां अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, उसी के कहने पर
अमीर खुसरो द्वारा इस आशिका नामक बुक की रचना की गई या ग्रंथ की रचना किया गया। यह प्रेम ग्रंथ है एक तरह से। खिज्र खां और देवल रानी के बीच प्रेम संबंध की कहानी का वर्णन अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ नगर का नाम बदलकर खिजराबाद किसके द्वारा रखा गया। ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर सी होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर कब आक्रमण किया। ओके, गुजरात पर कब आक्रमण किया। ऑप्शन ए है 1298, ऑप्शन बी है 1299, ऑप्शन सी 1303 एंड ऑप्शन डी 1305। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा ए होगा। 1298 में गुजरात पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, रानी पद्मावती किस रियासत की रानी थी। ओके, रानी पद्मावती किस रियासत की रानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय इतिहास में रानी पद्मावती की जो कहानी है या इनकी जो गाथाएं हैं वह काफ़ी प्रचलित है। आप लोग अच्छे से जानते होंगे, इन पर मूवी भी बना है, यानी फिल्म भी बनाया गया है। तो अलाउद्दीन खिलजी को लेकर के और पद्मावती की कहानी को लेकर के जो पद्मावती नामक ग्रंथ लिखा गया है वह मलिक मोहम्मद जायसी साहब का है, उसी के आधार पर। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि रानी पद्मावती किस रियासत की थी। ऑप्शन ए है चित्तौड़, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी मालवा, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ए चित्तौड़, चित्तौड़ की रियासत की थी या चित्तौड़ राजघराने की रहने वाली थी रानी पद्मावती। और इन्हीं के बारे में कहा गया है कि रानी पद्मावती इतनी सुंदर थी कि इनके बारे में जब अलाउद्दीन खिलजी सुना तो चित्तौड़ पर आक्रमण किया और इन्हें प्राप्त करना चाहता था। ओके, तो आक्रमण का जो कारण है रानी पद्मावती बताया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन असत्य है। ऑप्शन ए है करण सिंह बघेल, राणा रतन सिंह, ऑप्शन सी महलक देव, ऑप्शन डी राजा रामचंद्र देव। तो एक तरफ राजा है, एक तरफ स्थान दिया गया है मैच करने को कि कौन असत्य है कौन सही नहीं है। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर है करण सिंह बघेल। तो राजा करण सिंह बघेल गुजरात के थे, यह तो सही है। ऑप्शन बी कह रहा है राणा रतन सिंह चित्तौड़, यह भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है महलक देव मालवा, यह भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है राजा रामचंद्र देव होयसल, यह गलत है। ओके, राजा रामचंद्र देव जो थे यादव वंश के राजा थे और यह देवगिरी के राजा थे। तो यह देवगिरी के राजा थे, यह ध्यान रखना है, देवगिरी के राजा थे, होयसल के राजा नहीं थे। तो इसमें असत्य क्या है, डी असत्य है और सब सही है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण कब किया। ऑप्शन ए है 1307 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1309 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1311 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1315 ईस्वी में। इसका सही आंसर ए होगा 1307 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वप्रथम मंगोल आक्रमण कब हुआ। ऑप्शन ए 1297 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1299 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1303 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1304 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर जो होगा ए होगा। ओके, 1297 यानी 1297 में 97 में मंगोलों का प्रथम आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में कुल कितने मंगोल आक्रमण हुए थे। ऑप्शन ए है 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 4 बार एंड ऑप्शन डी 6 बार। इसका सही आंसर होगा डी 6 बार। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों का कुल 6 आक्रमण हुआ था। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन लोगों को हम लोगों ने
अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय मुस्लिम था। ऑप्शन ए है नसीरुद्दीन खुसरो शाह, ऑप्शन बी मुबारक खिलजी, ऑप्शन सी रेहान, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ये होगा नसीरुद्दीन खुसरो शाह था। ओके, जो अकेला भारतीय मुस्लिम था, यानी भारत का रहने वाला था और मूल रूप से यह हिंदू था, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गया था। ओके, इसलिए अकेला भारतीय मुस्लिम इसे कहा जाता है भारत का। अगला प्रश्न है, पैगंबर के सेनापति की उपाधि, यहाँ शब्द की रहेगा। ओके, की उपाधि का उपयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया। ऑप्शन ए है मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन बी खुसरो शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर बी होगा खुसरो शाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वह एकमात्र सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक एंड ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर बी होगा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। अगला प्रश्न है कि सुल्तान ने अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा और अपने सिक्कों पर खलीफतुल्ला शब्द अंकित करवाया। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक एंड ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर बी होगा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। अगला प्रश्न है, किला युक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। यानी सीधे सीधे क्वेश्चन है कि तुगलकाबाद नगर का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक एंड ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। इसका सही आंसर होगा बी, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए मलिक तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। ओके, प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है और कठिन भी है, एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। भारत में तुगलक वंश का संस्थापक तो गयासुद्दीन तुगलक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किया था। कब किया था? 1320 ईस्वी में, और 1320 से 25 तक इसने शासन भी किया, 5 वर्ष तक। ओके, और 1325 में जो तुगलक वंश का दूसरा शासक हुआ तो मोहम्मद बिन तुगलक हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने खूतों और मुकदमों के पुराने अधिकारों को बहाल कर दिया। तो पहले यह हम लोग जान लेते हैं कि खूत और मुकद्दम नामक जो अधिकारी नियुक्त कहाँ होते थे, तो यह गांवों में होते थे, यानी ग्रामों में यह नियुक्त होते थे। और इनके अधिकार को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कैटल कर दिया गया था, कम कर दिया गया था। तो उस पुराने अधिकारों को बहाल किसने किया? ऑप्शन ए कह रहा है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर ये होगा गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, हुनूज दिल्ली दूरस्थ, बहुत इंपॉर्टेंट यह कथन है या स्टेटमेंट कह लीजिए। कह रहा है हुनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली दूर है, किस सुल्तान को संबोधित कथन है। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो इसका सही आंसर तो बी होगा, गयासुद्दीन तुगलक को संबोधित यह कथन है। और यह कथन गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कौन कहा था? तो एक चिश्ती संत थे, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने यह शब्द कहा था किसके लिए? गयासुद्दीन तुगलक के लिए। क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल से वापस आ रहे थे तभी शेख को यह सूचना भिजवाए, क्योंकि पूर्व के सुल्तानों द्वारा जो धन दिया गया था दान में, तो यह वापसी की मांग किए। कौन? गयासुद्दीन तुगलक द्वारा मांग किया गया। तो उन्होंने कहा कि हम दीन दुखियों में वह धन बांट दिए, लेकिन इन्होंने मानने से इनकार कर दिया और बोले कि अब हम बंगाल से गो बैक यानी दिल्ली राजधानी वापस आ रहे हैं, आप
उस धन को जल्द से जल्द वापस कर दीजिए ट्रेजरी में, राजकोष में। तो इन्होंने इसी पर, इस प्रश्न के आंसर पर इन्होंने यानी कौन, शेख निजामुद्दीन औलिया ने यह शब्द वाक्य कहा था, कथन कहा था, हुनूज दिल्ली दूरस्थ है, यानी हुजूर अभी दिल्ली दूर है, दिल्ली आइए तो। और यह गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली पहुंच भी नहीं पाए, इसलिए कि यमुना नदी के पास पहुंचे तो यमुना नदी क्रॉस करके यमुना नदी के किनारे ही अफगानपुर नामक स्थान पर इनके पुत्र मोहम्मद तुगलक, जो प्रारंभिक नाम जौना खा था, इसने लकड़ी का भवन तैयार करवाया था उनके स्वागत के लिए, वेलकम के लिए। और वहाँ पर सेना का परेड हो रहा था, जिसमें हाथियों के दल में से एक हाथी बिदक गया और वह लकड़ी के भवन को गिरा दिया और सुल्तान की उसी लकड़ी के भवन में दबकर मृत्यु हो गई। तो लोगों द्वारा यह कहा गया कि जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे, उनका श्राफ, यानी सूफी संतों से या साधु संत सन्यासियों से, इसीलिए लोग कहते हैं कि वह ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं और उनका आदर सम्मान करना चाहिए। और यह गयासुद्दीन तुगलक शेख निजामुद्दीन औलिया का अनादर किया, जिसके कारण उसे श्राप लग गया और उसकी मृत्यु हो गई। ओके, तो यह इतिहास में प्रचलन में है। अब कहाँ तक यह सही है, कहाँ तक गलत है, अब यह तो वाद विवाद का प्रश्न है। आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक एंड ऑप्शन डी खिज्र खां। इसका सही आंसर सी है, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता के अनुसार दीनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने कराया था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर डी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, और किसने कहा है? इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, यानी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, कंटोनेंट में मोरक्को पड़ता है। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया, वह किस देश से था? अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी ईरान। इसका सही आंसर बी होगा, मोरक्को। मोरक्को अफ्रीका कंटोनेंट में है, यानी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। तो इतनी दूर से यह आया था, स्थल मार्ग से। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी सांकेतिक मुद्रा में किस धातु का प्रयोग कराया गया था? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी जस्ता। इसका सही आंसर होगा सी तांबा, यानी कॉपर का। अगला प्रश्न है, दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग यानी डिपार्टमेंट जो कृषि से संबंधित था, स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ऑप्शन बी बलबन द्वारा, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एंड ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। इसका सही आंसर डी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दीवान ए अमीर को ही डिपार्टमेंट यानी विभाग को सेटअप किया गया था, स्थापित किया गया था कृषि के विकास के लिए। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के समय हुई थी? ऑप्शन ए वारंगल, ऑप्शन बी थट्टा, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी कांगड़ा। इसका सही आंसर बी होगा, थट्टा। अगला प्रश्न है, रेहला का लेखक कौन था? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी सुलेमान, ऑप्शन डी जयानक। ओके, तो रेहला जो ग्रंथ था, पुस्तक था, उसका लेखक इब्न बतूता था। और कहाँ का रहने वाला था इब्न बतूता? मोरक्को देश का, भी हम लोग ऊपर के प्रश्नों में डिस्कस किए हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मध्यकालीन भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, तो सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी किसने चलाया था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक ने, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने। इसका सही आंसर होगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोकन करेंसी चलाने वाला दिल्ली सल्तनत का यह पहला रूलर यानी शासक था।
अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? ऑप्शन ए वारंगल, ऑप्शन बी फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन सी दौलताबाद, ऑप्शन डी अहमदनगर। इसका सही आंसर होगा सी दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को यानी कैपिटल को दौलताबाद ले गया। दौलताबाद वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। महाराष्ट्र राज्य में देवगिरी ले गया और उसका नाम दौलताबाद रख दिया। ओके, अगला प्रश्न है, कौन सा दिल्ली सुल्तान हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीरों के साथ बातें की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी मुस्लिम होते हुए भी हिंदू योगियों से बात किया, उनका सम्मान किया। ओके, ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक एंड ऑप्शन डी गियासुद्दीन तुगलक। इसका सही आंसर सी होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी बहलोल लोदी ने, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका सही आंसर होगा डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऊपर के प्रश्नों में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी टोकन करेंसी। अगला प्रश्न है, वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक यानी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी गियासुद्दीन तुगलक। इसका सही आंसर बी होगा मोहम्मद तुगलक। अगला प्रश्न है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ऑप्शन डी अब अब्दुल मलिक इशामी। इसका सही आंसर होगा बी। ओके, यानी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? इब्न बतूता ने। अगला प्रश्न है, स्वर्ग द्वारी नामक शिविर किस सुल्तान से संबंधित था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक एंड ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर सी होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब दिल्ली में अकाल पड़ा तो मोहम्मद बिन तुगलक स्वर्ग द्वारी में जाकर के वहाँ दिल्ली राजधानी छोड़ दिया और स्वर्ग द्वारी में जाकर के वहाँ पर रहा। ओके, जब तक अकाल समाप्त नहीं हो गया। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति चीर अस्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका सही आंसर होगा सी मोहम्मद बिन तुगलक। यानी अपने जो मोहम्मद बिन तुगलक पूर्व शासक था, उस शासक का नाम जौना खां था, तो जौना खां के याद में यानी चचेरा भाई, तो जौना खां के याद में इसने क्या किया था? जौनपुर नगर बसाया था। कब बसाया था? 1559 में, सॉरी 1359 में। 1500 नहीं रहेगा, 1300। ओके, 1500 तो चला गया लोदी डायनेस्टी, सॉरी। तो 1359 ईस्वी में इसने जौनपुर नगर बसाया था और अपने चचेरे भाई जौना खां के नाम पर। तो प्रारंभ में जौनापुर था, धीरे धीरे इसका नाम जौनपुर हो गया। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन संबंधी प्रयोग किस कारण से विफल हुआ? यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने जो टोकन करेंसी चलाया था वह विफल क्यों हो गया, सफल क्यों नहीं हो पाया? ऑप्शन ए है विदेशी व्यापारियों द्वारा सांकेतिक मुद्रा स्वीकार न करना, ऑप्शन बी है व्यापक स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई, ऑप्शन सी सांकेतिक सिक्कों का घटियापन, ऑप्शन डी सांकेतिक मुद्रा को गलाकर धातु के रूप में उपयोग। तो इसका सही आंसर बी होगा, व्यापक स्तर पर नकली सिक्के बनने लगे या नकली सिक्कों की ढलाई जनता द्वारा किया जाने लगा। क्योंकि यह सांकेतिक मुद्रा जो टोकन करेंसी था, इस पर किसी प्रकार का राजकीय कोई साइन यानी चिन्ह इत्यादि नहीं था, इसलिए जनता इस सिक्कों को अपने घर में ही ढालने लगी।
अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री था? ऑप्शन ए निकोलो कोंटी, ऑप्शन बी अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी पायस। इसका सही आंसर सी होगा, इब्न बतूता। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में जीन प्रभु सूरी या जीन प्रभा सूरी तथा राजशेखर, ये दोनों एक शब्द है, राजशेखर नामक दो जैन विद्वान थे? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका सही आंसर सी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता के रहला में किसके शासनकाल का वर्णन है? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन एंड ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर होगा डी, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता जो मोरक्को का रहने वाला था, जिसका ग्रंथ रहला है, उसमें किसके शासनकाल का वर्णन किया गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन किया गया है, क्योंकि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही भारत आया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? ऑप्शन ए है 1321 से 22 ईस्वी, ऑप्शन बी 1323 से 24 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1322-23 और ऑप्शन डी है 1326-27। इसका सही आंसर डी होगा, 1326-27 में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा पहला सुल्तान था जिसने होली का त्यौहार मनाया? यानी होली फेस्टिवल को मनाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला जो रूलर था, शासक था, कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर बी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव रखी थी? ऑप्शन ए मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी बलबन एंड ऑप्शन डी इल्तुतमिश। इसका सही आंसर बी होगा, फिरोज शाह तुगलक पूरा नाम है। ओके, तो फिरोज तुगलक ने। अगला प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/6 था? ओके, ऑप्शन ए खराज, ऑप्शन बी खम्स, ऑप्शन सी जकात एंड ऑप्शन डी जजिया। इसका सही आंसर होगा बी, खम्स। खम्स जो होता था, खम्स या खोम्स, लूट का धन होता था या लूट का माल होता था। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण मिलता है? ऑप्शन ए तारीख फिरोज शाही, ऑप्शन बी तारीख मुबारक शाही, ऑप्शन सी है फुतुहात ए फिरोज शाही, ऑप्शन डी ऊपर लिखित में कोई नहीं। इसका सही आंसर ए होगा, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की यह बुक है। जियाउद्दीन बर्नी की यह बुक है तारीख फिरोज शाही। इसी में नहर योजना का, उसके जो नहर यानी कैनाल, जो सबसे अधिक नहरें सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने निकलवाया था, 5 बड़ी नहरें। तो इन सभी नहरों का उल्लेख, नगर योजना का उल्लेख तारीख फिरोज शाही में मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पृथक लोक निर्माण विभाग, जिसे आप PWD कहते हैं, PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक ने, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने एंड ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक ने। इसका सही आंसर होगा डी, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित कराया था? ऑप्शन ए नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी शेर शाह, ऑप्शन डी अकबर। इसका सही आंसर बी होगा, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है,
सल्तनत काल के शासकों में किसने दीवान ए खैरात का प्रारंभ किया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक एंड ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर सी होगा, फिरोज तुगलक। ओके, दीवान ए खैरात का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न, दिल्ली के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी कौन था? ऑप्शन ए मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर होगा बी, फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक एंड ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा सी, फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर लगाया था। ओके, यानी सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान अथवा शासक अथवा रूलर था। अगला प्रश्न है, निम्न सुल्तानों में से कौन गुलामों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए फिरोज शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ये होगा फिरोज शाह। कह रहा है गुलामों के कल्याण के लिए, तो गुलामों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है। तो दीवान ए बंदगान, इसने डिपार्टमेंट दासों के लिए अलग डिपार्टमेंट यानी विभाग बनवाया। ठीक, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके कल्याण से संबंधित योजनाएं चलाया, उनके योग्यता के अनुसार उन्हें नौकरी भी दिया। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर फिरोज शाह तुगलक होगा। अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने सेना में विरासत का सिद्धांत लागू किया, यानी वंशानुगत का सिद्धांत लागू किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक या फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर डी होगा, फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फिरोज तुगलक की आत्मकथा है? ऑप्शन ए फुतुहात ए फिरोज शाही, ऑप्शन बी तारीख ए फिरोज शाही, ऑप्शन सी दलायल ए फिरोज शाही, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर ये होगा, आत्मकथा फिरोज शाह तुगलक की जो आत्मकथा है फतुहात ए फिरोज शाही है। तारीख ए फिरोज शाही यह बर्नी की बुक है, यह बर्नी की बुक है। दलायल ए फिरोज शाही यह संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथों का फारसी भाषा में जो ट्रांसलेट किया गया था, अनुवाद किया गया था, वह उसका यह नाम है दलायल ए फिरोज शाही। और जो कांगड़ा अभियान के समय उन पुस्तकों को, संस्कृत की पुस्तकों को वहाँ से दिल्ली लाया और उनका फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। अगला प्रश्न है, किसने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक ने, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक ने। इसका सही आंसर डी होगा, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, जौनपुर का शाही किला अधोलिखित किस शासक के शासनकाल में बनवाया गया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शेर शाह, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी हुसैन शाह सरकी। इसका सही आंसर सी होगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय में जौनपुर के शाही किले का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी गियासुद्दीन तुगलक एंड ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर कह रहा है कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली, ये तो सही है। इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया। गियासुद्दीन तुगलक ने इसमें कोई योगदान है। फिरोज शाह तुगलक के समय में फिर भी इसका निर्माण कराया गया, क्योंकि तूफान से ऊपरी मंजिला गिर गया, इसलिए फिरोज शाह तुगलक के समय में यह निर्मित करके 5 मंजिला कर दिया गया। ओके, अगला प्रश्न है,
फिरोज तुगलक ने केवल एक ही कर वसूल किया जिन्हें इस्लाम धर्म की मान्यता थी। निम्नलिखित में से कौन सा अतिरिक्त कर था जो फिरोज ने लगाया? ऑप्शन ए जकात, ऑप्शन बी जजिया, ऑप्शन सी सिंचाई कर, ऑप्शन डी खम्स। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो लगाया गया कर था वह सिंचाई कर था। ओके, जबकि जजिया, जकात, खम्स, यह जो इन करों का यानी जकात कर का, जजिया कर का, खम्स कर का शरा में यानी शरीयत में या इस्लामिक धर्म ग्रंथों में उल्लेख पहले से ही है। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह ने जौनपुर की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए 1359, ऑप्शन बी 1394, ऑप्शन सी 1401, ऑप्शन डी 1440। इसका सही आंसर ए होगा 1359 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी गयासुद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। अब यहाँ कह रहा है ब्राह्मणों से जजिया कर, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था। सही आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है, फतुहात ए फिरोज शाही का लेखक कौन है? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फतुहात ए फिरोज शाही का लेखक ऑप्शन ए होगा फिरोज तुगलक, और यही उसकी आत्मकथा भी है, वह स्वयं लिखा है। और जियाउद्दीन बर्नी तारीख ए फिरोज शाही लिखे हैं, जबकि अमीर खुसरो की कई पुस्तकें हैं, आशिका भी है। ओके, तो यह कई पुस्तकों को लिखे हैं, और अमीर खुसरो दिल्ली का या भारत का तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। और अलाउद्दीन का शासनकाल इसके जीवन का, इसके साहित्य का सबसे रिच या गोल्डन टाइम था या पीरियड था। ओके, अगला प्रश्न है, तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए 1398, ऑप्शन बी 1498, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन डी 1757। इसका सही आंसर होगा ए 1398 में। अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली में सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए अबू बकर शाह, ऑप्शन बी खिज्र खां, ऑप्शन सी गियासुद्दीन तुगलक शाह, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा डी नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था। समरकंद का रहने वाला था। ओके, और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और दिल्ली को लूटा था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत पढ़िएगा, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? तो सबसे लंबी अवधि तक शासन किया, ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश एंड ऑप्शन डी लोदी वंश। ओके, तो इसका सही आंसर होगा सी तुगलक वंश। और तुगलक वंश देखा जाए तो 94 वर्ष तक इन्होंने लगभग शासन किया। ओके, और 1320 में इसकी स्थापना हुई थी और 1414 तक लगभग यह तुगलक वंश शासन किया। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 94 ईयर सबसे लंबा राजवंश यही चला, तुगलक वंश। अगला प्रश्न है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है खिज्र खां, ऑप्शन बी मुबारक शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह और ऑप्शन डी है आलम शाह। इसका सही आंसर ए होगा खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। अगला प्रश्न है, रयते आला की पदवी यानी उपाधि टाइटिल धारण किया। ऑप्शन ए खिज्र खां, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी बलबन एंड ऑप्शन डी बहलोल लोदी। तो इसका सही आंसर होगा खिज्र खां। खिज्र खां सुल्तान की पदवी नहीं अपितु रयते आला की उपाधि धारण किया था। ओके,
अगला प्रश्न है, तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट यह बुक है यानी पुस्तक है। ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी लोदी वंश एंड ऑप्शन डी सैयद वंश। तो इसका सही आंसर होगा डी सैयद वंश। तारीख ए मुबारक शाही नामक ग्रंथ से यानी पुस्तक से सैयद वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, सैयद वंश का दूसरा शासक कौन था। ऑप्शन ए मुबारक शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद शाही, मोहम्मद शाह रहेगा, ऊपर मिस्टेक हो गया है मात्रा। ऑप्शन सी आलम शाह, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तो इसका सही आंसर होगा ए मुबारक शाह। खिज्र खां के बाद मुबारक शाह अगला शासक हुआ। अगला प्रश्न है, किस शासक ने मुबारकाबाद रहेगा, ध्यान रखना है, मुबारक हो गया है, मुबारकाबाद नामक नगर बसाया। ओके, ऑप्शन ए है मुबारक शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी आलम शाह, ऑप्शन डी खिज्र खां। तो इसका सही आंसर ए होगा, मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नामक नगर बसाया था। अगला प्रश्न है, तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किस शासक के काल में लिखी गई थी। ऑप्शन ए खिज्र खां, ऑप्शन बी मुबारक शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी आलम शाह। इसका सही आंसर होगा बी मुबारक शाह के शासन काल में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, सैयद वंश का वास्तविक संस्थापक था। ऑप्शन ए मुबारक शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी आलम शाह एंड ऑप्शन डी खिज्र खां। इसका सही आंसर ये होगा मुबारक शाह था। अगला प्रश्न है, सैयद वंश के किस शासक ने शाह की उपाधि धारण की। ऑप्शन ए खिज्र खां, ऑप्शन बी मुबारक शाह एंड ऑप्शन सी मोहम्मद शाह और ऑप्शन डी जो है आलम शाह। ओके, इसका सही आंसर होगा बी मुबारक शाह। यानी प्रश्न कह रहा है सैयद वंश के किस शासक ने शाह की उपाधि धारण की, तो मुबारक शाह ने। अगला प्रश्न है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए खिज्र खां, ऑप्शन बी मुबारक शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह एंड ऑप्शन डी आलम शाह। इसका प्रश्न कह रहा है सैयद वंश का अंतिम शासक, तो सैयद वंश का अंतिम शासक खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह नहीं, अपितु डी होगा आलम शाह होगा। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी एंड ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है, दिल्ली का कौन शासक सिंहासन पर नहीं बैठा। ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी एंड ऑप्शन डी बाबर। इसका सही आंसर ए होगा बहलोल लोदी। दिल्ली का प्रश्न कह रहा, दिल्ली का कौन शासक था सिंहासन पर नहीं बैठा, तो बहलोल लोदी सिंहासन पर नहीं बैठा, अपितु अपने अफगान सरदारों के साथ बराबरी का दर्जा दिया और कालीन पर बैठता था। कालीन पर बैठ करके सारे प्रशासनिक कार्य और डिसीजन यानी निर्णय लेता था प्रशासनिक। ओके, अगला प्रश्न है, बहलोली नामक सिक्का किस शासक ने चलाया। ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी एंड ऑप्शन डी हुमायूं। इसका सही आंसर ये होगा बहलोल लोदी ने चलाया। अगला प्रश्न है, दिल्ली का कौन सुल्तान अपने सरदारों को मसनद ए आली कहता था। ओके, ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी एंड ऑप्शन डी बाबर। इसका सही आंसर ए होगा बहलोल लोदी अपने सरदारों को मसनद ए आली कहता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने हिंदू सरदार रायकरण और रायवीर को अपनी सेवाओं में उच्च पद पर नियुक्त किया था। ओके, तो उच्च पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी
सिकंदर लोदी एंड ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर ये होगा बहलोल लोदी। बहलोल लोदी अफगान सरदारों को काफी महत्व दिया, शासन सत्ता में उन लोगों को रखा, लेकिन योग्यता को भी महत्व देता था। हिंदू सरदार रायकरण और रायवीर को भी अपनी सेवाओं में उच्च पदों पर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है आगरा शहर को किसने बसाया? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी एंड ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए। आगरा शहर को 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी द्वारा बसाया गया था और 1506 ईस्वी में इसे अपना कैपिटल यानी राजधानी भी बनाया। अगला प्रश्न है कौन सुल्तान हिंदू मां के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, यानी किस सुल्तान की माता हिंदू थी? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी बाबर। इसका सही आंसर होगा बी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी की जो मां थी वह हिंदू थी। अगला प्रश्न है किस लोदी सुल्तान ने थानेश्वर में हिंदुओं के धार्मिक उत्सव पर रोक लगा दिया? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी एंड ऑप्शन डी खिजर खां। इसका सही आंसर ये होगा सिकंदर लोदी ने थानेश्वर में हिंदुओं के धार्मिक उत्सव पर रोक लगा दिया था। अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने मुस्लिम स्त्रियों को पीरों की मजारों पर जाने पर रोक लगा दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक एंड ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। इसका सही आंसर होगा बी सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए हैं। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक बिन तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी एंड ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। इसका सही आंसर होगा सिकंदर लोदी। इसने दिल्ली से आगरा को ट्रांसफर किया यानी स्थानांतरित किया। अगला प्रश्न है फरहंग ए सिकंदरी नामक ग्रंथ संबंधित है? ऑप्शन ए आयुर्वेद से, ऑप्शन बी संगीत से, ऑप्शन सी युद्ध कला से, ऑप्शन डी तंत्र मंत्र से। इसका सही आंसर ए होगा आयुर्वेद से है। और यह ग्रंथ का जो अनुवाद हुआ है सिकंदर लोदी के समय में हुआ है। अगला प्रश्न है सिकंदर लोदी ने ललित कला का एक ग्रंथ तैयार करवाया जिसका नाम था लहजत ए सिकंदरी, ऑप्शन बी फरहंग ए सिकंदरी, ऑप्शन सी गज ए सिकंदरी एंड ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ललित कला से, ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा लहजत ए सिकंदरी। अगला प्रश्न है कौन लोदी शासक ललित कला का शौकीन था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी एंड ऑप्शन डी आलम खां लोदी। इसका सही आंसर होगा बी सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी एंड ऑप्शन डी आलम खां लोदी। क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर सी होगा इब्राहिम लोदी था। ओके, तो इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 पानीपत के युद्ध में यह मार दिया गया। और किसके द्वारा? बाबर द्वारा। युद्ध भूमि में एक सैनिक की तरह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त किया। अगला प्रश्न है इब्राहिम लोदी किस युद्ध में बाबर से पराजित हो गया? ऑप्शन ए है पानीपत के प्रथम युद्ध में, ऑप्शन बी पानीपत के द्वितीय युद्ध में, ऑप्शन सी पानीपत के तृतीय युद्ध में, ऑप्शन डी तराइन के प्रथम युद्ध में। इसका सही आंसर ये होगा पानीपत के प्रथम युद्ध में। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। इसी युद्ध में दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया, यानी दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजा की पराजय हो गई और दिल्ली पर
मुगल बादशाह बाबर का अधिकार हो गया और मुगल वंश की स्थापना दिल्ली में किया, यानी भारत में। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने यह घोषणा किया कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक एंड ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। इसका सही आंसर डी होगा। इब्राहिम लोदी ने से संबंधित यह स्टेटमेंट या कथन है कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था? ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी सैयद वंश एंड ऑप्शन डी लोदी वंश। इसका सही आंसर डी होगा, लोदी वंश। अगला प्रश्न है, लोदी युग की स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है? ऑप्शन ए मोठ मस्जिद, ऑप्शन बी लोदी गार्डन, ऑप्शन सी शीश गुंबद एंड ऑप्शन डी जामा मस्जिद। इसका सही आंसर ये होगा, मोठ मस्जिद। तो यह दिल्ली सल्तनत से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इन प्रश्नों की श्रृंखला को, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर इसी तरह इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलते हैं अगले सेशन में।